8 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद भाजपा दे रही है 3 सालों का हिसाब। जब 4 दर्जन पुलिस वालों से अपने चारागाह के लिए केदारनाथ की महिलाएं संघर्ष कर रही थी, तब स्थानीय विधायक शराब और मीट के तस्करों का धर्म खोजकर कैसे देश में नाम कमा रही थी। कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर विधायकों के मन का कुलबुलाट और उत्तराखंड में शराब की दुकान खोलने का विरोध करने सड़कों पर उतरे लोग। ये इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की खबर बात। उत्तराखंड में शराब की दुकानों को खोलने के विरोध में एक बार फिर लोग सड़कों पर हैं। कुमाऊं से गढ़वाल तक शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जनता सड़क, बिजली और पानी मांग रही है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर मांग रही है। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और बेरोजगारों के लिए रोजगार मांग रही है। लेकिन अंतिम गांव तक विकास पहुंचाने का दावा करने वाली हमारी सरकार घर घर तक शराब पहुंचाने पर तुली हुई है। अल्मोड़ा, रानीखेत, बेरीनाग, बागेश्वर, कपकोट, हल्द्वानी और हरिद्वार में इसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी में 20 मार्च 2025 को राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में शराब की 5 नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब की दुकानें खुलने से सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही ये युवाओं में नशे की लत को भी बढ़ावा दे सकता है। इस विरोध में समुदाय के लोग एकजुट होकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरीनाग में उडियारी क्षेत्र में भी महिलाओं ने शराब की दुकान खोलने की सुगबुगाहट के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि जहां पानी की समस्या से वो 10 सालों से जूझ रहे हैं, वहां सरकार शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है। महिलाओं ने कहा कि पानी मांगने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। अब शराब के खिलाफ प्रदर्शन करने पर भी पुलिस मुकदमे दर्ज कर सकती है, लेकिन सरकार तय करे इसमें सही गलत क्या है। भाजपा विधायक फकीरराम टमटा ने भी बेरीनाग में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया हुआ है। हरिद्वार में 9 मार्च 2025 को स्थानीय जनता और देवभूमि भैरव सेना ने एक शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया। उनका कहना था कि ठेके से महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है और हादसे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की इंदिरा कॉलोनी में एसएसजी के पास शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोग उतरे हैं। रानीखेत में तमाम जगहों पर गांव-गांव दुकान खोलने का विरोध जारी है। उत्तराखंड में शराब की दुकानों का विरोध कई कारणों से हो रहा है। यहाँ की जनता, खासकर महिलाएं और स्थानीय समुदाय, शराब को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं का कारण मानते हैं। शराब से लोगों के घर भले ही बर्बाद हो रहे हों, पर हमारी सरकार की आय का सबसे बढ़िया जरिया शराब ही है। उत्तराखंड सरकार की कुल आय विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य जीएसटी, भूमि राजस्व, पेट्रोल डीजल पर कर और अन्य करों से आती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार राज्य का कुल राजस्व अनुमान लगभग 40,000 से 45,000 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर हम 2025-26 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़ रुपए को कुल आय के अनुमानित हिस्से के रूप में देखें, तो ये राज्य की कुल आय का लगभग 11 से 13% हिस्सा बनता है। हालांकि ये प्रतिशत साल दर साल बदलता है, क्योंकि कुल आय में केंद्र से मिलने वाली सहायता, अन्य करों की वसूली और गैर कर राजस्व जैसे खनन, पर्यटन आय में भी शामिल होते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में शराब से होने वाला राजस्व कुल आय का लगभग 10% है। उत्तर प्रदेश सरकार एक शराब के शौकीन से सालाना महज 2,259 रुपये का राजस्व वसूलती है, जबकि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आबकारी राजस्व 4,270 रुपये है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आबकारी राजस्व अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड सरकार शराब की न्यूनतम खपत के साथ अधिकतम राजस्व कमाने की नीति पर काम कर रही है। अब थोड़ा शराब के विरोध का इतिहास भी जान लेते हैं। उत्तराखंड में शराब के खिलाफ विरोध का इतिहास ब्रिटिश काल से ही शुरू होता है। जब ब्रिटिश शासन ने शराब की दुकानें खोलनी शुरू की, तब से ही स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ शराब विरोधी आंदोलन चले हैं। 1882 में कमिश्नर रैमजे ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर रोक की बात कही थी, क्योंकि उस समय कुमाऊं में शराब का प्रचलन कम था। स्वतंत्रता के बाद 1965-1967 में सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में शराब विरोधी आंदोलन चलाए। इसके परिणाम स्वरूप कई भट्टियां बंद हुई। 1969 में सरकार ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में शराबबंदी लागू की, लेकिन 1971 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद जनता के विरोध और सरला बहन जैसे नेताओं के प्रयास से 1972 में 5 पहाड़ी जिलों में फिर से शराबबंदी लागू हुई। 2 फरवरी 1984 को अल्मोड़ा जिले के घुघौली और बसबीड़ा गांव से शराब नहीं रोजगार दो आंदोलन शुरू हुआ। महिलाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि शराब की त्रासदी से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। हाल ही में जैसे 2021 में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश और हरिद्वार में शराब की दुकानों पर रोक लगाई,
जो साधु संतों की मांग थी। 2025 में भी नई आबकारी नीति के तहत धार्मिक स्थलों के पास की दुकानें बंद करने के बावजूद पहाड़ों में नई दुकानों के खिलाफ विरोध तेज हुआ है, जैसा कि हल्द्वानी और चमोली जैसे क्षेत्रों में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में शराब के धंधे की पूरी कहानी आप काफल ट्री लाइव के एक पुराने वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर दिया गया है। शराब के धंधे के बाद उत्तराखंड कैबिनेट की कमजोर कुर्सियों की बात करते हैं। हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व इतना कमजोर है कि विधायकों को राज्य की कैबिनेट में जगह बनाने के लिए भी दिल्ली की चरण वंदना करनी होती है। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म रहता है कि नेता के दिल्ली उड़ान भरते ही कैबिनेट की कुर्सियां आवाज करने लगती हैं। पहाड़ के खिलाफ विवादित बोल बोलने वाले प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी तो चली गई, लेकिन अब कुर्सी किसे मिलेगी इस पर फैसला होना शेष है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यपाल के दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात ने आग को और हवा दी है। हालांकि लौटने के बाद जब सीएम से मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने निजी दौरा बताकर मामले को ही टाल दिया। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं सरकार बनने के बाद से ही जारी हैं। धामी सरकार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्रियों की जगह है। सरकार बनने के बाद से ही इसमें 3 पद रिक्त चल रहे थे। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद इनकी संख्या 4 हो गई। दास के निधन के बाद से ही माना जा रहा था कि जल्द विस्तार होगा, लेकिन भाजपा इसे लगातार टालती रही। अग्रवाल के 16 मार्च 2025 को इस्तीफे के बाद तो इसका मार्ग और ही प्रशस्त हो गया। अग्रवाल के मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद मंत्री पद में कुल 5 पद खाली हैं। जिन जिलों का कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां के विधायकों की लॉटरी लगने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के आसपास नए मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती है। नए मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय संतुलन के अलावा जातीय समीकरण और विधायकों के प्रदर्शन को परखा जा रहा है। कुमाऊं से कम 2 लोगों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। युवाओं की बात करें तो राम सिंह कैड़ा की लॉटरी लग सकती है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कैड़ा युवा नेता हैं। कैड़ा को मौका देने से कैबिनेट में नैनीताल का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा। सीएम के उपचुनाव में कैड़ा ने जिस तरह से जान झोंकी थी, उसका इनाम भी उन्हें मिल सकता है। हालांकि नैनीताल से मोहन बिष्ट भी एक चेहरा हो सकते हैं। पिथौरागढ़ से भी मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पिथौरागढ़ के भी किसी नेता को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, लेकिन वहां से युवा और महिला वाला संतुलन साधना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। अल्मोड़ा में प्रमोद नैनवाल युवा चेहरा है, लेकिन रेखा आर्य पहले ही कैबिनेट में मौजूद हैं। ऐसे में नैनवाल को मौका मिलेगा या नहीं, ये भविष्य ही बताएगा। बागेश्वर से सुरेश गड़िया जरूर मंत्री पद की कुर्सी मारने में सफल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी और गड़िया दोनों गुरु भाई हैं। दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से राजनीति का कहकरा सीखा है। उधम सिंह नगर से मंत्रिमंडल में सौरभ बहुगुणा पहले ही मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ किसी को मौका मिलेगा कहा नहीं जा सकता। हालांकि चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों की कुर्सी जा भी सकती है। भाजपा के बड़े नेताओं के मुताबिक कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना है। इसके लिए उनके मंत्रालयों की समीक्षा की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सौरभ बहुगुणा या रेखा आर्य के मंत्रालय की भी समीक्षा हुई है। अब ये वक्त बताएगा कि उनका पद बढ़ेगा, घटेगा या पत्ता कटेगा। नेताओं के मन की कुलबुलाहट के बाद अब बात करते हैं जनता के दर्द की। इस सप्ताह महिलाओं और मित्र पुलिस के बीच झड़प का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो उसी केदार घाटी का है जहां कुछ महीनों पहले हमारे नेता हाथ जोड़कर जनता से वोट मांग रहे थे। मामला रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी की ग्राम पंचायत रुद्रपुर की लगभग 6 हेक्टेयर गोचर भूमि का है। आरोप है कि 2013 में बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के पिटकुल यहां विद्युत सब स्टेशन बनाने की पहल कर रहा है। मामले में गांव के लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बीते सप्ताह पुलिस ने आंदोलन के पहले दिन कार्यस्थल पर कार्य रोकने और भड़काऊ भाषण देने पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सहित 6 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ गुप्तकाशी के थाने में मुकदमा दर्ज किया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जब स्थानीय महिलाएं करीब 4 दर्जन पुलिस वालों, राजस्व उप निरीक्षक और पिटकुल कर्मियों से संघर्ष कर रही थी, तब स्थानीय विधायक आशा नौटियाल देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने मांग की थी कि गैर हिंदुओं को इस क्षेत्र में बैन किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बयान में वो कहती हैं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग प्रशासन, जनता, होटल, घोड़े खच्चर, टेंट और दुकानों से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेना और व्यवस्थाओं पर चर्चा करना था। इस बैठक में व्यापारियों ने खुलकर कहा कि कुछ गैर हिंदू लोग क्षेत्र में मांस, शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को लाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिससे क्षेत्र की छवि खराब हो रही है। जाहिर है केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के इस बयान पर राजनीति गरमानी थी। देश के कोने कोने में विधायक आशा नौटियाल का नाम भी खूब पहुंचा,
पर उनके इस आरोप पर जमीनी फैक्ट में कितनी समानता है, इसे भी जरूर देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 25 जनवरी 2024 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन से जुड़ा एक डाटा प्रकाशित किया। ये डाटा कहता है कि पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन में केदारनाथ इलाके में शराब और मीट सीज किए जाने से जुड़ी 30 एफआईआर हुई, जिसमें 41 लोगों के नाम हैं। जिन 41 लोगों के नाम इन एफआईआर में हैं वो सभी हिंदू हैं। इसमें भी आधे से ज़्यादा लोग नेपाल के हैं। इंडियन एक्सप्रेस में रुद्रप्रयाग सीओ विकास पुंडीर का बयान छपा है, जिसमें वो कहते हैं हमारे पास गैर हिंदुओं के केदारनाथ में गैर कानूनी तरीके से शराब और मीट बेचने के कोई इनपुट नहीं है। खैर, विवाद बढ़ता देखकर विधायक आशा नौटियाल ने अपना बयान बदल दिया। सप्ताह के शुरुआत में शुरू इस विवाद से ख्याति प्राप्त विधायक आशा नौटियाल के विषय में सप्ताह के अंत तक खबर आने लगी कि वो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रबल दावेदार हैं। भाजपा की गजब राजनीति का एक और रंग देखिए। उत्तराखंड में 8 साल से सत्ता की मलाई खाने वाली भाजपा इस सप्ताह 3 साल में सरकार की उपलब्धि का जश्न मना रही है। मतलब पहले वाले 5 साल ट्राइबॉल थे। 2017 में मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत की कच्ची बूढ़ी थी बल। अब भाजपा के शब्दों में कहें तो पहले 5 साल उन्होंने कांग्रेस के किए गड्ढे भरे। अब बीते 3 सालों से उस पर विकास की जेसीबी चल रही है। जेसीबी का एक पहिया यूसीसी का बना है तो दूसरा कठोर भू कानून का। यूसीसी का पहिया कहाँ कहाँ पंक्चर है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर दिए गए लिंक में उसे देख सकते हैं। दूसरा पहिया यानी कठोर भू कानून कितना कठोर है, इस पर भी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एस नेगी से एक लंबी बातचीत आप ऊपर दिए लिंक में देख सकते हैं। 3 साल में उपलब्धि की बात करें तो उत्तराखंड की सरकार ने पर्यटकों की भीड़ जरूर राज्य में बढ़ा दी है, लेकिन जमीन पर स्थिति कैसी है उसे इससे समझा जा सकता है कि कुमाऊं में मैदानी और पर्वतीय इलाकों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल के नट बोल्ट चोरी हो जा रहे हैं। राज्य में जांच का विषय ये बना हुआ है कि लाखों लोग जिस पुल पर सफर कर रहे हैं उसके नट चोरी हुए हैं या नट लगाए ही नहीं गए हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन पर गुप्ता बंधुओं का मामला पिछली सरकार का बताया जा रहा है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाली वर्तमान सरकार हाकम सिंह को पिछली सरकार का घोटाला मानती है। राज्य में ग्रुप सी तक के पदों के नियुक्ति पत्र भव्य आयोजन कार्यक्रमों में बांटे जा रहे हैं, फिर भले नियुक्ति के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा हो। अटल आयुष्मान कार्ड से लाखों लोगों का इलाज किया जा रहा है, कम से कम कागजों पर तो खूब हो ही रहा है। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत है कि 8 साल से भाजपा के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। पिछले 8 साल में ऑल वेदर रोड के नाम पर नेशनल हाईवे खूब चौड़े हुए हैं, पर उसमें न तो पर्यावरण की बात कहनी है न स्थानीय हक हकूकों की। इसके अलावा राज्य में अस्पताल के नाम पर भी खूब बिल्डिंग बनी है, अब उसमें डॉक्टरों के आने का इंतजार हो रहा है। वैसे कागजों में स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह मजबूत है। बाकी सरकार का दावा है कि उसके बुलडोजर ने राज्य में हुए डेमोग्राफिक चेंज को ध्वस्त कर दिया है। अब ये बात अलग है कि उसके पास डेमोग्राफिक चेंज से जुड़ी हवाई बातों के अलावा कोई आंकड़ा नहीं है।